बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। सर्दियों में अगर आप भी जोड़ों और पट्ठों के दर्द से, नज़ला ज़ुकाम, खांसी से और अपने कमज़ोर हाजमे से परेशान हैं तो ये टेस्टी सी रेसिपी आपके लिए है। ये सिर्फ विंटर स्वीट नहीं बल्कि सर्दियों की देसी मेडिसिन भी है। बचपन की यादें और दादी अम्मा का देसी नुस्खा आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। आपने देखा है ये कितनी ही नरम है। एक दफ़ा बना के आप इसे 5 से 6 माह तक आराम से स्टोर कर सकते हैं और इंशाल्लाह 5वें से 6ठे महीने तक भी ये ऐसे ही नरम रहेगी। आप इसे फ्रिज के बगैर ही स्टोर कर सकते हैं। ना तो इसके टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा और ना ही इसके टेक्सचर में कोई फ़र्क आएगा। आज की रेसिपी में आपको फुल मेजरमेंट के साथ तमाम रेसिपी मिलेगी। तो चलें आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी तो यहाँ पे मैंने फूल मखाने लिए हैं 200 ग्राम। इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे तब तक जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। उसके बाद चूल्हे से इसे रिमूव कर लेंगे। अब कुछ अज्जा को हमने ड्राई रोस्ट करना है, कुछ को घी के साथ। यहाँ पे मैंने सौंफ लिए हैं 100 ग्राम। इसे भी हमने ड्राई रोस्ट ही करना है। ड्राई रोस्ट करें या दूसरा रोस्ट करें घी के साथ, आपने चूल्हे की आंच का खास ख्याल रखना है। तेज़ आंच पे आपने किसी चीज़ को भी रोस्ट नहीं करना है। आपकी आसानी के लिए इन तमाम अज्जा की क्वांटिटी को और उनकी अफादियत को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आपने उसे ज़रूर चेक करना है। अब यहाँ पे मैंने जस्ट 1 चम्मच ही देसी घी लिया है। देसी घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसमें हमने गूंद ऐड करनी है। ये गूंद कतीरा नहीं है, आप कीकर की गूंद भी ले सकते हैं या कोई और गूंद दे सकते हैं, लेकिन आपने गूंद कतीरा नहीं लेना है। वो गर्मियों में इस्तेमाल होता है, सर्दियों में नहीं। और ये गूंद हमने थोड़ी सी दरमियानी से तेज़ आंच पे फ्राई करनी है, तो ही इसका अच्छा रिजल्ट आता है। आप देखेंगे जैसे जैसे ये गर्म होगी अच्छी तरह से ये फूलना शुरू हो जाएगी और अपने असल साइज़ से ये 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब है ये अच्छी तरह से पक चुकी है। बस हमने इसे पकाना है, जलाना नहीं है। जैसे ही ये साइज़ में डबल से ट्रिपल हो जाएगी इसे हमने चूल्हे से उतार लेना है और इन तमाम अज्जा को आपने थोड़ा थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं 1 पाव। इसे भी हमने हल्का सा ही ड्राई रोस्ट किया है, बस इतना सा ही घी है जितना कि ऑलरेडी पैन में मौजूद था। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसमें जितनी भी नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैंने अखरोट लिए हैं 200 ग्राम। 1 पाव से थोड़े से ही कम हैं। आपने देखा है कितनी ही अफादियत वाली चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। तो कोई बीमारी से खाएगा तो बिस्तर से लगा हुआ मरीज़ भी उठ जाएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है 1 किलो। घर का बना हुआ देसी घी मेरा ख़त्म था तो मैंने यहाँ पे मार्केट वाला यूज़ किया है। घी असल में जितना खालिस होगा इसका टेस्ट इतना ही अच्छा आएगा। 10 से 12 अदद इलायची के दानों को भी अच्छी तरह से कूट के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब जैसे ही घी गर्म हुआ है इसमें मैंने बेसन ऐड किया है। बेसन को मैंने क्योंकि पहले नहीं छाना था इसलिए इस पॉइंट पे मैं छान रही हूँ। छान के आप बेसन को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है। अब मुसलसल चम्मच हिलाते हुए बेसन और घी को हमने आपस में पकाना है, इतना कि अच्छी सी खुशबू इसकी उठने लगे। चूल्हे की आंच को दरमियानी आंच से थोड़ा सा आपने कम रखना है। तेज़ करेंगे तो बेसन जल जाएगा, इसका कलर जल्दी से ब्राउन हो जाएगा और जो पूरी रेसिपी है आपकी वो ख़राब हो जाएगी। तो इसकी टोटल भुनाई में मुझे कम से कम 18 से 20 मिनट लग ही गए थे, क्योंकि चूल्हे की आंच को मैंने तेज़ नहीं किया था। बस उसके बाद चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने यहाँ पे हल्के से ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे उन्हें मैंने मोटा मोटा सा मैश कर लिया है। चाहे तो कूंडी डंडे में कर लें, चाहे चॉपर की मदद से कर लें। ये तमाम अज्जा हमने हल्के से दरदरे से कूट के इसमें ऐड करने हैं और साथ ही साथ आपने कोशिश करनी है कि इसमें चम्मच मुसलसल हिलाते जाएं, वरना एक ही जगह पे अगर ये बैठ जाएंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, जिन्हें रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, कोकोनट का यहाँ पे मैंने बरादा ऐड किया है 100 ग्राम। आप चाहें तो जो खुश्क वाला नारियल होता है उसे कद्दूकश करके भी ऐड कर सकते हैं। उसे कद्दूकश करना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, इसलिए मैं हमेशा यही ले आती हूँ मार्केट से और इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त आता है। अब यहाँ पे दूसरी कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख लिया है। इसमें हमने चीनी का शीरा ऐड करना है। बेसन हमने 1 किलो अगर लिया है तो 1 किलो ही आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। इसका शीरा बनाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे 1 गिलास। ये 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मैं मेजरिंग कप्स की बात कर रही हूँ। अगर आप मेजरिंग कप से ऐड करेंगे पानी तो आपने 1 कप भर के ऐड करना है और 1/4 कप इस पर मज़ीद ऐड करना है, तो 1 गिलास बनता है, जो स्टैंडर्ड हमारे घरों में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे शीरा भी रेडी नहीं था, मैंने इसे चेक किया है, अभी इसकी तार नहीं बन रही थी, तो इसे आपने दरमियानी आंच पे पकाना है। इसे पकने में भी 10 से 12 मिनट लग ही जाते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो जब ये कतरे गिर रहे होते हैं तो जब आखिरी कतरा गिरता है तो इसकी एक तार सी बनती है, इसका मतलब है शीरा मुकम्मल तौर पे रेडी है।
अगर आप फिंगर से टच करेंगे तो अब इसकी तार बनना शुरू हो जाएगी। अगर मेरे कैमरे की आंख आपको अच्छा दिखा रही है तो आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि बहुत ही आसान लफ्ज़ों में और बहुत ही आसान तरीके से आपको ये रेसिपी समझा सकूं। आपको एक दफ़ा ये रेसिपी समझ आ गई और आपके हाथ पे चढ़ गई तो इंशाल्लाह हर सर्दियाँ इसे बनाया करेंगे और मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। शीरा आपने अच्छी तरह से पकाना है। अगर शीरा अच्छी तरह से नहीं पकेगा तो इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ये अच्छी नहीं रहेगी। इसमें फंगस भी लग सकता है अगर शीरा आपका कच्चा है तो आपने शीरे को अच्छी तरह से पकाना है। जब इसकी एक तार बनेगी तभी आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है। घी, बेसन और नट्स वाला मेज़ा अभी हमारा गर्म ही है, उसके अंदर ही हमने ये शीरा ऐड कर देना है। आपने कोशिश करनी है कि गरम गरम ही शीरा ऐड करना है। ये ना हो चूल्हा बंद करके कोई और मज़ीद काम करने लगे और बाद में इसकी मिक्सिंग करें। तमाम काम छोड़ के आपने जस्ट इस रेसिपी को ही फोकस करना है जब आपने ये रेसिपी बनानी है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत महंगी वाली मिठाई होती है। अच्छा, अब ऐसी बात नहीं है कि इसमें जो महंगी वाली चीज़ें हैं अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप ये मिठाई बनाएं ही ना। आपने क्या करना है, जो चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हैं वो इसमें डालें, जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो स्किप कर लें। आप इसमें तिल भी ऐड कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, अलसी के बीजों को भी ऐड कर सकते हैं, रोस्ट करके ग्राइंड करके इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। इसके अलावा आप इसमें मूंगफली को भी ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं। मेरा ऑप्शन देने का मकसद ये है कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है महंगे ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड करने की तो आप इसमें अपनी जेब के हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बस मेजरिंग जो आपने रखनी है वो बेसन की, चीनी की और घी की एक जितनी ही लेनी है। एक और ख़ास पॉइंट, जब आपने शीरा इसमें ऐड कर लेना है तो आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। ये ना हो शीरा एक साइड पे हो और बाकी जो अमेज़ा है वो एक साइड पे हो और इसे आप दूसरे सांचे में शिफ्ट करने लगें। आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसकी मिक्सिंग करेंगे ये थिक होना शुरू हो जाएगी। बस इसी पॉइंट पे ही आपने इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेना है जहाँ पे आपने इसकी टुकड़ियाँ बनानी हैं। तो यहाँ पे ट्रे को मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा हुआ था। कोशिश करें कि ऑयल से करें। मैंने इसे देसी घी से ही ग्रीस कर लिया था। उसका नुकसान ये हुआ कि जब देसी घी जमा तो ये मुश्किल से ट्रे से उतर रही थी। तो अगर आप ऑयल से ग्रीस करेंगे तो ऑयल क्योंकि जमता नहीं है तो ये ट्रे से आसानी के साथ उतर जाएगी। अब यहाँ पे आपने चम्मच की मदद से ही इसका लेवल बराबर कर लेना है। ये फ़ौरन से ही जमना शुरू हो जाती है तो आपने इसकी सेटिंग वाला काम तभी कर लेना है जब ये गरम गरम होगी। तो चम्मच की मदद से इसका लेवल बराबर करें। आप चाहें तो इसके ऊपर किशमिश को भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट्स मोटे मोटे अगर आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़े से तिल ऐड किए हैं। उसके बाद भी मैंने चम्मच की मदद से इसका लेवल बराबर कर दिया था ताकि तिल जो है अच्छी तरह से इसके अंदर चले जाएं। जब ये हल्की सी गर्म ही होगी तब भी आपने इस पे कट्स लगा लेने हैं, लेकिन अभी आपने ट्रे से रिमूव नहीं करना है। ट्रे से आपने इसे तभी निकालना है जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। गरम गरम निकालेंगे तो इसकी टुकड़ियाँ अच्छी तरह से नहीं बनेंगी, टूटना शुरू हो जाएंगी और भुर जाएंगी और आप कहेंगे ये रेसिपी तो सही बताई ही नहीं है मैंने। तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, उसको पढ़ना और उनका रिप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।